हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन। चलिए, हम लोग बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमारा आइसोमेरिज्म खत्म हो गया था। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आज बच्चों हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल केमिस्ट्री डेज में। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए बेटो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी ये बात करते हैं। एल्फर्ड वार्नर एक साइंटिस्ट थे, आपको ध्यान हो तो हमने शुरू शुरू में वार्नर्स की थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स लिखवाए थे आपको। वो जो थ्योरी है वो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बॉन्डिंग्स के लिए दी गई थी, वार्नर्स ने दी थी। लेकिन क्या हुआ बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स रह गई, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनका जवाब ये थ्योरी नहीं दे पाई। इस थ्योरी से कुछ चीजों को हम नहीं समझा पा रहे थे। कौन कौन सी चीजें जिनको हम नहीं समझा पाए वर्नर्स थ्योरी से? जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं, कौन से ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन अब हम ये कहें सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो नहीं बनाते ना। कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते। अब ये कुछ से क्या मतलब, कौन से बनाते हैं कौन से नहीं बनाते हैं, ये चीज ये वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लियर? नंबर टू सॉरी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बात भी ये वर्नर्स थ्योरी नहीं समझा पाई। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास 4 है तो हमें अच्छे से पता है हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। कौन कौन से? टेट्राहेड्रल और दूसरे स्क्वायर प्लेनर। ये तभी पॉसिबल है जबकि आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स कैसे हो, आपके डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के हो। तो वर्नर्स थ्योरी ये बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लियर? नंबर 3, और क्या नहीं बता पाई है वर्नर्स थ्योरी? ये भी नहीं बता पाई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में और इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो यानी कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई वर्नर्स थ्योरी की। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमारे पास और थ्योरीज की रिक्वायरमेंट आई और थ्योरीज आई। वो थ्योरीज कौन कौन सी थी वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जो कि इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाई। इसमें क्या आती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम वीबीटी भी कहते हैं। और आती है आपकी लाइगेंड फील्ड थ्योरी, जिसको हम कहते हैं एलएफटी शॉर्ट में। थर्ड आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम सीएफटी कहते हैं। ठीक है, और आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थ्योरी जिसको हम एमओटी कहते हैं। अभी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तरह हेडिंग डाल लीजिए आप, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको कि हम शॉर्ट में वीबीटी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। लीजिए हम हेडिंग डाल लेते हैं अब वीबीटी। पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उससे हम पूरा की पूरा उसको समझ लेंगे। डेफिनेशन क्या है देखिए, लिखिए। देखिए, ये पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सार है, उसकी एक समरी है। क्या समझ में आ रहा है? द मेटल एटम और द आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइगेंड, लाइगेंड के इन्फ्लुएंस में मेटल एटम और आयन जो भी है वो कौन कौन से ऑर्बिटल अपने यूज करता है? n-1d, ns या np, या कौन से ns, np और nd ऑर्बिटल्स यूज करता है और उनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन होकर वो क्या करते हैं? इक्विवेलेंट सेम ऑर्बिटल्स बनाते हैं, सेम ज्योमेट्री के ऑर्बिटल्स वो बना देते हैं। ये जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं इनमें क्या करते हैं?
ये किससे ओवरलैप हो जाते हैं? लाइगेंड के ऑर्बिटल से ओवरलैप हो जाते हैं, और लाइगेंड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इनको दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। आ रही है बात समझ में? सिंपल हम इतना कहना चाह रहे हैं कि आपका जो मेटल एटम या आयन जो भी है वो क्या यूज करता है? n-1d ns या np। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अच्छे से याद है तो n-1d का मतलब, अगर हमने n का मतलब कौन सा है? शेल, नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल यूज कर रहे हैं अपन। अगर मैं यार मान लीजिए 4s यूज कर रही हूँ, 4 यूज कर रही हूँ, तो ns का मतलब 4s, np का मतलब 4p, n-1 का मतलब 3d। या तो ये वाले ऑर्बिटल्स या कौन कौन से? 4s, 4p और 4d। ये ऑर्बिटल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपके इक्विवेलेंट यानी कि डेफिनेट ज्योमेट्री के नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें जो ये जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं ये किससे ओवरलैप होते हैं? फिर लाइगेंड से ओवरलैप हो जाते हैं, और लाइगेंड के ऑर्बिटल्स ओवरलैप होकर लाइगेंड क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर देता है। किनमें? ये जो हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बने हैं उनमें। इतनी सी बात है, और हम एग्जांपल्स लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है ये बात? अब हम एक चीज और बता देते हैं, इसको तो हम रब करते हैं, डेफिनेशन समझ आ रही है ना अच्छे से, तो हम इसको तो रब करते हैं। ये देखिए, अब हम आपको एक बात और बताते हैं कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो क्या क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा हो सकता है हमारे पास? कौन सा हो सकता है? sp3 हो सकता है, या dsp2 भी हो सकता है। अगर sp3 है तो उसकी शेप कैसे होती है? टेट्राहेड्रल। dsp2 है तो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3b। शेप कैसे होगी इसकी? ट्रायगोनल बाइपिरामिड। ठीक है? 6 है तो दो हो सकते हैं, D2sp3 और sp3d2। शेप दोनों ही केसेस में ऑक्टाहेड्रल, हम ये अच्छे से जानते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? ये 5 4 5 6 तीनों समझ में आ गए? ये तो हमने एक जनरल बात कर ली है, ठीक है? अब हम इसी को कुछ एग्जांपल से और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ले लेते हैं, ठीक है? जैसे कि ऑक्टाहेड्रल ले लेते हैं हम, CONH3 की होल 6 3+, ठीक है? इनको समझने के लिए, पीपीटी को समझने के लिए सबसे पहले बेटा आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का अपन कॉन्फ़िगरेशंस कैसे देते हैं, और हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पहले वो अच्छे से पता कर लो, तभी आप इसको पढ़ना। अब यहाँ देखिए, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका कोबाल्ट का? बोलो। 27। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बोलो। 3d7 4s2 4p0। लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है, ठीक है? हमेशा d ऑर्बिटल कहां भरा जाता है? हमेशा n-1 में जा रहे हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है आपका? 3d में जा रहा है। 4s आपका कंप्लीट हो चुका है, और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? 3d में जा रहा है, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ क्या है? देखिए, कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? NH3 0 है, तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज हुआ? 3, यानी कि CO3+। इसका मतलब क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलते हैं बच्चों? हमेशा आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है अपना? 4s है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल गए। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। कहाँ से जाएगा? 3d से जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 तो 4s से, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा आपका? 3d से। तो CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट 3d6 4s0 4p0।
क्लियर? इसी को लिखे अपन, देखिए किस तरह से यहां बना ले अपन इसको, या हम बनाते हैं देखो कोबाल्ट का। कोबाल्ट का बना ले पहले तो 5 होते हैं, 2 3 4 5, ठीक है, 3D 4s 4p, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये हम कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, कोबाल्ट में कितने हैं, 3D 7 है। तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही होगा, ठीक है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p में 0। अब हम निकालें कोबाल्ट 3 का, कैसे बनाओगे बताओ? 5 लिखे, 1 2 3 4 5 है ना, 4s और ये 4p। देखिए कैसे होगा, 3D में कितने हैं, 6, तो कैसे बनाए, ऐसे ही आएगा, 4s खाली है, 4p भी खाली है। ये किसका होगा, कोबाल्ट 3+ का। अब क्या होता है बच्चों, लाइगेंड कौन सा है इसमें, NH3। NH3 क्या करता है, 3D के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इनको फोर्स करता है पेयरिंग के लिए। यानी कि जब NH3 लाइगेंड की तरह कोबाल्ट से जुड़ता है तो ये क्या करेगा, फोर्स करेगा इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग के लिए। जब पेयरिंग के लिए फोर्स करेगा तो हमारे पास किस तरह से यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो 2 ऑर्बिटल्स है हमारे ये वैकेंट हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखिए इस तरह से होंगे, यहाँ हम इसको समझते हैं इस तरह से, 5 है ना, ये तो एज इट इज है, ये वैकेंट पहले भी थे और अब भी हैं। क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो ऑलरेडी पेयर्ड था यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपकी पेयरिंग हो जाएगी, कितने हो गए 6, इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी। तो 2 ये जो आपके 3D ऑर्बिटल्स हैं वो खाली हो जाएंगे, वेकेंट हो जाएंगे। तो ये 2 ऑर्बिटल्स, एक ये s और 3 p आपस में मिलके क्या बनाएंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। तो क्या होगा, अब देखिए किस तरह से होगा, यहाँ पर देखिए ये कौन से बच गए, ये 3D वाले जिसमें की पेयरिंग थी ऑलरेडी ऐसे, और ये क्या हो गए आपके D2sp3 वैकेंट ऑर्बिटल्स हो गए। यहाँ पर अमोनिया क्या करेगा, NH3 क्या करेगा, NH3 अपने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको यहाँ डोनेट कर देगा। एक NH3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो 6 कितने करेंगे, 6 को कर देंगे तो पूरा की पूरा कंप्लीट फिल्ड हो जाएगा इस तरह। ठीक है, ये क्या हुआ आपका D2sp3, किसका बन गया ये, CO NH3 की होल 6 3+, इसका ये इस तरह से बन गया। इसमें कोई कंफ्यूजन समझ आ रहा है? NH3 ने क्या किया, फोर्स किया इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए, बाकी के जो 2 वैकेंट d ऑर्बिटल से, एक s और 3 p, ये आपस में मिलके क्या बना लिया, D2sp3 बना लिया। क्योंकि इन्होंने अंदर वाले d इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया है, इसलिए हमने इसको बोला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और देखिए इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग इन्होंने करवाई है, इसलिए हमने इसको बोला इलेक्ट्रॉन पेयर, हम क्या कहेंगे इसको, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और क्या बोलेंगे इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेचर कैसा होगा इसका बेटा, सारे के सारे क्या है आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। ये समझ आ गया? क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन कीजिए वीपीटी के थ्रू कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक इन द नेचर है, तो आप इसको एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे, या आप ये कहेंगे कि ये जो है ये कौन सा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है,
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, D2sp3 इसमें होता है, ठीक है। तो भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, स्पिन पेयर के लिए पूछेंगे तो भी आप ऐसे ही इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, देखिए वो भी बहुत सिंपल है, इसी का एक कोबाल्ट का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसको तो हम रब करते हैं थोड़ा सा, 6 3 माइनस, देखिए इसमें भी क्या डिफरेंस है, CO3 माइनस। अब हम क्या करें, COF6 3 माइनस, एस पे कितना चार्ज है, -1 का, जब -1 का है तो कोबाल्ट पे कितना आएगा, वही 3+, सेम आएगा। कोबाल्ट 27 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, ठीक है, यहां तक तो सेम है। अब क्या होगा, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, CO+3 का यही रहेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम पहले भी बात कर चुके थे। अब क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर F जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को कोई फोर्स नहीं करता कि तुम पेयरिंग करो, कुछ नहीं कहता कि भैया तुम एज इट इज रहो, मैं तो आगे के दो डी ऑर्बिटल्स को यूज कर लूंगा। जबकि NH3 ने क्या किया था, उनको इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए फोर्स किया था। F कोई फोर्स नहीं करता, जब फोर्स नहीं करेगा तो पेयरिंग भी नहीं होगी, जब पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम रब करते हैं। अब देखो, देखिए क्या हो रहा है, जब F जो है वो पेयरिंग के लिए फोर्स ही नहीं कर रहा है, वो कह रहा है तुम एज इट इज रहो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं आगे के जो डी ऑर्बिटल्स है उनको यूज कर लूंगा। आगे के डी तो खाली पड़ा है ना, भाई 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 4D तो वैकेंट ही है ना, तो वैकेंट है तो हम यहाँ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 4D है, ये तो वैकेंट ही है। तो ये क्या करता है, ये एक S 3P और ये 2D, इनको मिलाकर sp3d2 बना लेता है। ये आ गया समझ में बच्चों। इसने क्या किया, F ने इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए कोई फोर्स नहीं किया, जब फोर्स नहीं किया तो होता है एज इट इज पड़े रह गए। इसने जी डी ऑर्बिटल्स कौन से यूज किए, आगे वाले। आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो VBT में हमने आपको डेफिनेशन में क्या लिखवाया था, मेटल जो है वो कौन से अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज करता है, N-1d NS NP या NS NP और ND। यहाँ कौन सा यूज कर रहा है ये, NS NP और ND। पहले वाले में अमोनिया के साथ वो कौन सा यूज कर रहा था, NH3 के साथ N-1 NS और NP यूज कर रहा था, ठीक है। अब फिर वही, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो क्या होगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ हम 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए ये तो 3D एज इट इज है, इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। ये लीजिए, यहाँ क्या है, 6sp3d2 बने, वही NH3 F ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक F ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो 6 कितने करेंगे, 6 कर देंगे, तो ये सारे फिल हो गए, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये किसका बन गया, अब हमारा कौन से कॉम्प्लेक्स का बन गया है, ये COF6 3-। क्लियर, सबकी समझ आ गई है, कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या है, इसको हम बोलते क्या है, देखो सबसे पहले तो हमने इसको क्या बोला, या हमने बोला इसको, पहले वाले को बोला था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें इसने क्या, चूंकि क्या किया है, बाहर वाले यूज किए हैं, तो इसको हम बोल देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप लर्न होता है ये। बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज किया है, इसलिए इसने बोला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पहले वाले ने इनर ऑर्बिटल यूज किए थे, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हम क्या कहेंगे, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहां बोलेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेचर क्या है इसका, दिखने में आ रहा है, कौन सा नेचर है इसका, पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी है, ये पैरामैग्नेटिक है। पहले वाला क्या था, जबकि मेटल दोनों में सेम है, लाइगेंड चेंज कर रहे हैं तो पूरा नेचर उसका चेंज हो जाता है। क्लियर है ये, सबके क्लियर है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया, sp3d2 एंड d2sp3 दोनों क्लियर हो गए। आगे बात करें हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, देखिए इसको तो हम रब करते हैं, टेट्राहेड्रल की बात कर लेते हैं। देखिए टेट्राहेड्रल भी सेम इसी तरह से है,
इसमें भी हम दो कंपाउंड ले लेते हैं, NiCl4 2 माइनस, साथ साथ ही ले लेते हैं हम NiCN की होल 4 2 माइनस। ठीक है, ये दो हमने कोई कंपाउंड ले लिए हैं, दोनों टेट्रा है आपके, क्या है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए कि दो कंपाउंड लेने, निकिल ले रखा है हमने। निकिल में क्या है, देखिए निकिल में आपका निकिल का क्या है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकिल का कैसे होता है बच्चों बताओ, निकिल का 28, तो आप खुद बताओ अब क्या आ जाएगा, 3D, यहाँ पे क्या आएगा 3D8, ठीक है, 4s2 4p6। अब हमने यहाँ पे क्या बोला, इसका साइनाइड है, साइनाइड में -1 चार्ज होता है, जब साइनाइड में -1 चार्ज होगा तो निकिल पे कितना आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ कहेंगे तो Cl पे -1 है तो निकिल पे कितना आएगा, +2 चार्ज। तो निकिल पे अगर ये तो किसका है, निकिल का है, अगर निकिल पे +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, आउटर मोस्ट से, 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 3D8 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम उसी तरह से बना लेते हैं। सबसे पहले हम निकिल NiCl4 का बनाते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। हम यहाँ बनाए 3D 3 4 5, ठीक है, 3D 4s और ये आएगा 4p। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 फिल कर दें, 4s तो 0 है, किसका है ये 2+ का। हो गए 8 6 7 8, ऐसे होगा, 4s में 0 4p में 0। ठीक है, हमारे पास क्या है, NiCl4 है। Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन को आपको पेयरिंग के लिए फोर्स नहीं करता है। जब फोर्स ये नहीं करेगा तो क्या होगा, बाहर वाले यूज करेगा, तो क्या होगा, एक S और 3 P मिला के sp3 बना लेते हैं। sp3 बनाएंगे, 4 आपके क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। हर एक में इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है आपका, Cl एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक Cl से दे देंगे तो चारों फिल हो जाएंगे, सिंपल सा हो गया। तो इसका अगर बनाना चाहें तो आप और बना लीजिए, आगे कैसे बनाओगे, ये तो एज इट इज है, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 बना दो, ये एज इट इज, यहाँ 4 Cl दे रहे हैं ना, अपना अपना एक पेयर, तो इस तरह से हो जाएगा। किसका है ये, किसका, NiCl2 माइनस का। अब ये देखिए इसमें इनर वाले यूज नहीं किए हैं इसमें, जब यूज नहीं किए हैं तो ये कौन सा हुआ बच्चों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कहाँ लिखे हम, यहाँ लिख देते हैं, ये वाला कौन सा हुआ बच्चों, यही लिख देती हूँ मैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या हमने जिसको बोला या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। क्लियर, इसका बताओ। यहाँ पे जो ये Cn है, Cn क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पेयर करने की कोशिश करेगा, इसको पेयर के लिए फोर्स करेगा। जब पेयर के लिए फोर्स करेगा तो इसकी पेयरिंग हो जाएगी और एक डी ऑर्बिटल इसका खाली हो जाएगा। तो कैसे होगा बच्चों, अगर मैं इसको रब करूं तो क्या होगा, देखो बच्चों हम यहाँ के इस केस में कि इसमें पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ अगर मैं कहूँ इसको तो इस तरह से हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5, ये 4s और ये 4p। तो 3D में क्या हो रहा है, ये इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, ये खाली हो गया तो एक डी और एक एस और 2p, DsP2, 4 DsP2 बन जाते हैं। DsP2 बन गए तो क्या होगा, इनमें 4 में क्या हो गया, फिर वही आपका Cn जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर लेता है। sp3 टेट्राहेड्रल होता है, DsP2 क्या हो जाता है आपका, स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप हो जाती है। कैसे कॉम्प्लेक्स है ये, कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों बताओ, कौन सा यूज किया इसने, इनर वाला यूज किया, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। स्पिन पेयर्ड है, पेयरिंग के लिए फोर्स किया है इसने, स्पिन पेयर्ड है, लो स्पिन, और नेचर क्या है इसका, डायमैग्नेटिक इन द नेचर है। कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आती हैं चीजें।
ठीक है, आ रही है समझ में बहुत अच्छे से? कुछ भी नहीं है इनमें, क्वेश्चंस कई तरीके से पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, कोई भी आपको कंपाउंड दे देंगे, उसमें क्या पूछेंगे कि उसमें ये बताएंगे आपको कि ये पैरामैग्नेटिक इन द नेचर है, एक्सप्लेन करो, ये डायमैग्नेटिक इन द नेचर है, एक्सप्लेन करो। आप उसको समझाएंगे, पहले तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर आपका जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन आपके चले जा रहे हैं, आपके इस तरह से जो भी आयन बन रहा है, कितना बन रहा है, +2 बन रहा है, +3 बन रहा है, जो भी बन रहा है उस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन हटा देंगे उसको, फिर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फिर पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, या आप ये कहेंगे इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, उस हिसाब से उसमें बना देंगे आप। क्लियर कर सकते हैं इसको? इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक नेचर बताएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताएंगे। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं है, हम यही सब कुछ बात करेंगे। एक बात और है इसमें, ये और बता देते हैं हम आपको थोड़ा सा इसमें, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। क्या लिमिटेशंस है? लिमिटेशन सिंपल सी है कि आप लोगों के दिमाग में भी तो आ रहा होगा ना ये बात कि हमें कैसे पता चलेगा मैडम कि किस लाइगेंड के प्रेजेंस में तो ये क्या करेगा, कौन सा लाइगेंड तो फोर्स करेगा इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, और कौन सा लाइगेंड नहीं करेगा, हमें तो नहीं पता चलेगा, कैसे मालूम चले? ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही तो इसका ड्रॉबैक है, यही तो इसकी लिमिटेशंस है कि ये नहीं बताता कि कौन सा लाइगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और किस में वो नहीं बनेंगे, नहीं होंगे। यानी कि कौन सा लाइगेंड तो इनर ऑर्बिटल बनाएगा और कौन सा लाइगेंड आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है? ये थियरी पूरी अजम्पशंस पे चलती है। अजम्पशंस कैसे? अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तब तो ये इसको पूरा समझा देगा कि किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे पेयरिंग होगी, क्या है। लेकिन अगर कोई अननोन कंपाउंड है जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, मुझे नहीं मालूम इसमें sp3 है dsp2 है, तो फिर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो यानी कि अजम्पशंस पे चल रहा है, पहले आपने उसने अजम्पशन किया कि ये ऐसा होता है, तो फिर वो बता पा रहा है। ठीक है। तीसरा, कलर वगैरह जो है वो उसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर वगैरह क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। क्लियर? चलिए, ये आज के लिए इतना ही है बेटा, समझ में आ गया आपको? तो बच्चों समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।